हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासेस देहरादून। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर नंबर 6 उत्तक को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हम लोग पादप उत्तक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसको हम समझ चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा था, आपके बुक के चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा था कोशिका, जो कि जीवन की मूलभूत इकाई होती है, उससे संबंधित बातों को हमने देखा था। उत्तक थोड़ा सा यदि रिवाइज करें तो मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ कि उत्तक जो है कोशिकाओं का समूह है, जो कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्तक के अंदर यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो उत्तक के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, आज हम जो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे उसमें हमें जंतु उत्तक पढ़ना है, क्योंकि पादप उत्तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पादप उत्तक के सभी भागों को हम पढ़ चुके हैं। पादप उत्तक में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या उसका क्लासिफिकेशन देखे थे, उसको मैं एक बार आपको फ्लो चार्ट के थ्रू रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद हम लोग जंतु उत्तक के जो प्रकार हैं उनको समझेंगे, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उनके कुछ गुण देखेंगे और उसके साथ हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पादप उत्तक, हमने उत्तक को जब परिभाषित किया था तो उसे दो भागों में या दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला जंतु उत्तक और दूसरा पादप उत्तक। जंतुओं में जो उत्तक उपस्थित होते हैं उन्हें जंतु उत्तक, और जो पेड़ पौधों में उत्तक उपस्थित होते हैं उन्हें पादप उत्तक कहते हैं। सबसे पहले हमने पादप उत्तक की स्टडी करी थी, तो हमने इसे क्लासिफाई किया था दो पार्ट्स में। तो पादप उत्तक का एक भाग विभज्योतक हमने पढ़ा था, है ना, जो कि विभाजित हो जाता था, और दूसरा भाग हमने पढ़ा था स्थायी उत्तक। ओके, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक के फिर हमने 3 भाग पढ़े थे, जिसमें से पहला था शीर्षस्थ, ठीक, दूसरा पार्ट पार्श्व, तीसरा पार्ट अंतःवृष्ट विभज्योतक। इनको हम स्टडी कर चुके हैं, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं आज कि क्या क्या हमने पढ़ा था। स्थायी उत्तक को फिर फर्दर आगे 2 भागों में बांटा जाता है। एक सरल स्थायी उत्तक और दूसरा जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक में हमने पढ़े थे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो वो 3 पार्ट्स हमने सरल स्थायी उत्तक में पढ़े थे। पैरेनकाइमा के फिर से 2 भाग और थे और क्लासिफाई था। और जटिल स्थायी उत्तक में हमने पढ़े थे फ्लोएम तथा जाइलेम। तो इतने पादप उत्तक हमने लास्ट क्लास में फ्लोएम और जाइलेम, जो कि जटिल स्थायी उत्तक के प्रकार थे, उनको कवर किया था। उनमें डिफरेंस देखा था कि उनमें क्या क्या अंतर होता है। अब पादप उत्तक के बाद जो अन्य दूसरे प्रकार के उत्तक, हमने जो उत्तक क्लासिफाई करे थे उनको 2 भागों में बांटा था, उसमें से अब हमें जंतु उत्तक को पढ़ना है। तो इसके बाद जंतु उत्तक, यहाँ पे सरल स्थायी उत्तक में 3 उत्तक मैंने नाम बता दिए, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और जटिल स्थायी उत्तक में हमारे पास जाइलेम एवं फ्लोएम। तो आज जो चैप्टर हमको जो जहाँ से कंटिन्यू करना है उसको समझते हैं। आज हमें समझना है जंतु उत्तक। तो जंतु उत्तक होते कितने प्रकार के हैं? जंतुओं के शरीर में उपस्थित जो उत्तक होते हैं उन्हें जंतु उत्तक कहते हैं। हमने जब स्टार्टिंग में उत्तक को 2 भागों में बांटा था तो हमने ये कहा था कि इन्हें बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इन्हें बांटने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पादप उत्तक में हमने देखा था कि उतने ज़्यादा फंक्शन नहीं होते थे, उतने ज़्यादा कार्य नहीं करते थे जितने कि जंतुओं के शरीर करते हैं, है ना। जंतुओं को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करनी होती है, खाना पीना खाना होता है, उसे डाइजेस्ट करना होता है एवं अन्य क्रियाकलाप करने होते हैं। जबकि जो पादप हैं उनको एक ही जगह पर खड़े रहते हैं।
और उन्हें मूवमेंट नहीं करनी होती है, सूर्य के प्रकाश से वो अपना भोजन बनाते हैं। तो पादप उत्तक को हम अभी डिफाइन कर चुके हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट आज हमें पढ़ना है, उत्तक का जो दूसरा प्रकार है वह है जंतु उत्तक। तो जंतु उत्तक के 4 प्रकार हैं। सबसे पहले है एपिथीलियमी उत्तक। एपिथीलियमी उत्तक उत्तक और इंग्लिश में इसे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियमी उत्तक एक तरीके से शरीर के विभिन्न अंगों को कवर करने का कार्य करता है, यानी उन्हें ढकने का कार्य करता है और ढकने से उनकी रक्षा भी हो जाती है। तो इसके जो 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होंगे वो ये होगा कि एपिथेलियमी उत्तक क्या करते हैं, शरीर के अंगों को ढकने का कार्य करते हैं, अंगों को ढकते हैं और उन्हें रक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें रक्षा प्रदान करते हैं। शरीर के अंग जैसे आमाशय है ना, तो आमाशय के बाहर एक वॉल होती है जिसमें कि एपिथेलियमी उत्तक मौजूद होता है, तो उसको कवर करने का यानी और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है एपिथेलियमी उत्तक। तो ये 2 बातें एपिथेलियमी उत्तक के बारे में आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट उत्तक हम डिस्कस करेंगे वो है संयोजी उत्तक। ये भी जंतु उत्तक का ही एक प्रकार है। अभी हम जितने भी प्रकार पढ़ेंगे ये सभी जंतु उत्तक के प्रकार हैं। नंबर 2 संयोजी उत्तक। संयोजी का मतलब होता है कनेक्ट करना, है ना। इन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक, अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, कुछ प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 इज, सबसे पहला जो है वो है रक्त। तो जो रक्त है हमारा वो भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त के अंदर आपको पता है मौजूद होते हैं प्लाज्मा और अन्य कोशिकाएं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एवं प्लेटलेट्स। तो ये यदि रक्त की बात करूं, जो हमारा ब्लड है इसमें प्लाज्मा उपस्थित होता है। अभी प्लाज्मा शब्द को आप आजकल सुन रहे होंगे काफ़ी, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा पार्ट इसके अंदर मौजूद होता है वो होती है कोशिकाएं। तो प्लाज्मा तो जो लिक्विड वाला भाग है, जो तरल भाग है रक्त का, जो लिक्विड के फॉर्म में रहता है उसे कहते हैं, है ना। तो जो लिक्विड पार्ट है, जो फ्लो करने वाला पार्ट होता है वो प्लाज्मा है। और इसमें जो कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, ये तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं और इसके अलावा प्लेटलेट्स। ये प्लाज्मा का हम लोग आजकल जिक्र सुन रहे होंगे, क्योंकि कोरोना का जो आजकल जो एक महामारी जो बीमारी है कोरोना में, ये बात कही जा रही है कि हम लोग प्लाज्मा
किसी स्वस्थ जो कोरोना से स्वस्थ इंसान हो चुका है उसका प्लाज्मा लेकर के किसी कोरोना जिस संक्रमित जो व्यक्ति है यदि उसको दें तो वो स्वस्थ हो सकता है ज़्यादा जल्दी। तो ये प्लाज्मा जो ट्रांसप्लांट होता है, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ब्लड दिया जाता है, ठीक वैसे ही ब्लड में से प्लाज्मा को निकाल करके और उसको भी दूसरे व्यक्ति पर चढ़ाया जा सकता है, उसका ग्रुप वगैरह जो भी चीज़ें मैच की जाती हैं उसके बाद। तो ये प्लाज्मा ट्रीटमेंट हम लोग आजकल सुन रहे हैं। तो ये प्लाज्मा कहाँ मौजूद होता है? प्लाज्मा रक्त में मौजूद होता है। इसके अलावा जो इसमें कोशिकाएं हमने ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हम सुन रहे हैं, इनके बारे में आप आगे आने वाली क्लासेस में और डिस्कस और डिटेल में पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स एक शब्द ये भी हमने सुना है, एक रोग होता है, एक बीमारी होती है जो कि होती है डेंगू। ठीक है, हर साल एक टाइम होता है बरसात के बाद का, उसमें एक विशेष प्रकार का जो मच्छर होता है जिसको शॉर्ट में हम एंडीज मच्छर बोलते हैं, उसके काटने से ये डेंगू बीमारी फैलती है। अब इस बीमारी का मुख्य लक्षण क्या है? इस बीमारी से जो मरीज है उसके व्यक्ति की प्लेटलेट्स में कमी आने लगती है। तो प्लेटलेट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये इसको रक्त में ब्लड क्लॉटिंग जब हमें चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का बन जाता है उस जगह पर, जिससे कि हमारी चोट से जो खून निकलने वाला है वो रुक जाता है। तो वहाँ पर ये प्लेटलेट्स हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। तो जब डेंगू जैसी बीमारी में प्लेटलेट्स की कमी आएगी तो इंसान के अंदर वीकनेस आने लगती है, तो वहाँ पर हमको ये प्लेटलेट्स लूज़ होने लगती है। तो फिर इन्हें डॉक्टर से मेडिसिन के थ्रू तो प्लेटलेट्स इंक्रीज़ की जाती हैं, जिससे कि हमें डेंगू से लड़ने में मदद मिलती है। तो खैर, हम अभी संयोजी ऊतक पढ़ रहे हैं। संयोजी ऊतक में जो फर्स्ट प्रकार का संयोजी ऊतक है वो है रक्त। तो रक्त के बारे में हमें पता है, रक्त हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो कर रहा है। रक्त को पंप करने के लिए जो तंत्र हमारे शरीर में लगा है वो है मानव का हृदय। रक्त के भीतर प्लाज्मा और कोशिकाएं मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में मौजूद होते हैं प्रोटीन। प्लाज्मा में मौजूद होते हैं प्रोटीन, हार्मोन्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्लाज्मा में मौजूद होती हैं। इसके अलावा डिफरेंट सॉल्ट्स या लवण ये भी प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। तो संयोजी ऊतक का जो फर्स्ट पार्ट है रक्त, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रक्त के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बारे में जो फर्दर डिटेल्स होंगी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, वो आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसके नेक्स्ट ऊतक को पढ़ते हैं जो कि है अस्थियां, यानी हमारी बोन्स, है ना। तो बोन्स भी एक प्रकार का कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है या कनेक्टिव टिश्यू है। हमसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी हड्डियां हैं या अस्थियां हैं वो किसकी बनी होती है? किस पदार्थ की बनी होती है? तो हम लोग ज़्यादातर जवाब देते हैं कैल्शियम की बनी होती है, परंतु जो बोन्स है वो कैल्शियम एवं फास्फोरस दोनों से मिलकर बनी होती है। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये कैल्शियम को Ca लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है। जो इसका प्रतीक है, सिंबल है, वो Ca है। एवं फास्फोरस को कैसे लिखते हैं? कैपिटल P से, ठीक है। तो ये कैल्शियम एवं फास्फोरस से बनी होती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे अस्थि के बारे में। हमारी हड्डी किस किस से मिलकर बनी होती है? कैल्शियम एवं फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। तो संयोजी ऊतक में सबसे पहले हमने देखा रक्त। तो रक्त किस किस से मिलकर बना होगा? प्लाज्मा और डिफरेंट टाइप की कोशिकाओं से। उसके बाद बी पार्ट जो है अस्थि या बोन्स, ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम एवं फास्फोरस की। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारी अस्थियां हैं या बोन्स हैं वो किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस की बनी होती है। नेक्स्ट हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट संयोजी ऊतक का, उसको डिस्कस करते हैं। तो अस्थि के बाद एक और शब्द आता है उपास्थि। तीसरे प्रकार का जो ऊतक है
वह है उपास्थि, इसे इंग्लिश में कहते हैं कार्टिलेज। उपास्थि या कार्टिलेज। तो कार्टिलेज आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ उपस्थित होती है? कार्टिलेज हमारी बॉडीज में प्रेजेंट होती है उन जगहों पर जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होती है ना, जहाँ पर लचीलापन चाहिए होता है बोन्स में, वहाँ पर कार्टिलेज मौजूद होती है। सपोज हमारे कान की बोन्स हैं, नाक की बोन्स हैं या गले की बोन्स हैं, तो इसमें एक जो हड्डियाँ मौजूद होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो करके फ्लेक्सिबल होती हैं ताकि वो मुड़ सकें, घूम सकें, है ना। तो उनको हम उपास्थि बोलते हैं। तो इनका क्या गुण हो गया, इनके बारे में क्या बात ध्यान में रखनी है कि ये लचीली होती है, ये लचकदार होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, ये लचीली होती है। और कहाँ कहाँ मौजूद होती है? कान, नाक, कंठ में, हमारे गले में आदि में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो संयोजी ऊतक हमने सबसे पहले जंतु ऊतक में एपिथेलियमी ऊतक को देखा था। ठीक है, तो एपिथेलियमी ऊतक का क्या कार्य है कि कवर करना, जो बॉडी के जो अंग हैं उनको कवर करना और उनको रक्षा प्रदान करना। इसके अलावा जो गुहिकाएं होती है, जो कैविटीज़ होती हैं, उनको भी कवर करता है एपिथेलियमी ऊतक। उसके बाद सेकंड नंबर पे संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में हमने 3 ऊतकों को डिस्कस करा, रक्त, अस्थि एवं उपास्थि। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो रक्त है वो एक संयोजी ऊतक है और उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसके अंदर कोशिकाएं मौजूद होती हैं। रक्त के बाद अस्थि एवं उपास्थि। अस्थि में आपको एक बात ध्यान रखनी है, अस्थि सॉलिड होगी और हार्ड होगी, मूवमेंट नहीं हो पाएगी। उपास्थि जो होगी ये लचकदार होंगी, यानी ये फ्लेक्सिबल होंगी। कहाँ कहाँ मौजूद होंगी उपास्थि? कान, नाक, कंठ आदि, इन सभी जगहों पर उपास्थि मौजूद होती है। इसके बाद संयोजी ऊतक, 2 प्रकार के हम जंतु ऊतक डिस्कस कर चुके हैं, संयोजी ऊतक। इसके बाद नंबर 3 पर हम जो पढ़ेंगे नंबर 3 जो ऊतक है वह है पेशीय ऊतक। नंबर 3 जो जंतु ऊतक होगा वह है पेशीय ऊतक। पेशी का मतलब आपको पता है, हमारी जो मांसपेशियां है, तो इसको हम मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। मसल्स में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक कहते हैं। तो हमारी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं वहाँ पर ये ऊतक प्रेजेंट होता है। तो एक तो 2 प्रकार के हमारे टिश्यूज, 2 प्रकार के हमारे मसल्स होते हैं। जैसे सपोज इसको ऐसा समझते हैं कि जैसे हमें कोई वस्तु ज़मीन से उठानी है ना, तो उसमें हम अपना हाथ ज़मीन तक ले जाएंगे और उसे उठा के लाएंगे। तो इसमें कौन सी जो मसल्स हैं, कौन सी पेशियों ने काम करा? हमारे हाथ की पेशियों ने काम करा। इसके बाद एक और चीज़ देखी जाए कि जो हमारा हृदय है वो हृदय धड़कते रहता है हर टाइम, तो उसमें कौन सी पेशियों ने काम करा? उसमें हमारे हृदय की पेशियों ने काम करा। अब 2 तरीके से काम हो रहा है। एक तो हमने कोई वस्तु ज़मीन से उठाई, उसमें हमारे हाथ की पेशियों ने काम करा। दूसरा हमारे हृदय की पेशियों ने काम करा। इन दोनों में ही एक डिफरेंस ये है, एक अंतर ये होगा स्टूडेंट्स, कि जो एक हमारी इच्छा से काम किया जाएगा, मतलब यदि कोई वस्तु ज़मीन पर गिरी है तो वह हमारी इच्छा से, यदि हमारी इच्छा होगी तो हम उसे उठाना चाहें तो वो हमारी इच्छा से किया गया कार्य होगा, तो वो हो गया ऐच्छिक। लेकिन जो हमारे हृदय का धड़कना है ये हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है ना, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो ये हो गया अनैच्छिक। यदि हम नहीं भी चाहें तो भी हमारा हृदय जो होगा धड़केगा जब तक हम जीवित हैं। तो इसी प्रकार से जो पेशियां हैं ये भी 2 प्रकार की हो जाती हैं, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक। तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेशीय ऊतक होता क्या है? तो इसमें जो आपको फर्स्ट चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये गति या मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होता है।
गति के लिए रेस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी। हमको कोई मूवमेंट करनी है, उसके लिए कौन सा ऊतक रिस्पॉन्सिबल होगा? तो पेशीय ऊतक। गति के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट, इसकी जो मैक्सिमम कोशिकाएं होती हैं वो चिकनी होती हैं और लंबी होती हैं। तो जो इसकी लंबी कोशिकाएं होती हैं, इसकी लंबी कोशिकाएं होती हैं और इन लंबी कोशिकाओं को हम पेशी या रेशे कहते हैं। पेशीय रेशे कहते हैं। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। पेशीय रेशे क्या हो गया? पेशीय ऊतक की जो लंबी कोशिकाएं होती हैं उन्हें पेशीय रेशे कहते हैं। यहाँ पर जो गति के लिए उत्तरदायी एक ऊतक में जो गति होती है, यानी उसको मूवमेंट करना होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि सिकुड़ने वाला प्रोटीन होता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि एक विशेष प्रकार का सिकुड़ने वाला प्रोटीन, ओके, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला प्रोटीन इसमें उपस्थित होता है। पेशीय ऊतक में उपस्थित होता है। तो ये 3 पॉइंट्स हमको पेशीय ऊतक से संबंधित ध्यान में रखने। अब जैसा कि मैंने बताया, पेशीय ऊतक 2 प्रकार में डिवाइड हो जाएगा, एक तो ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। तो अब उसको समझते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स को मैं एक बार फिर से डिस्कस कर ले रहा हूँ कि गति के लिए उत्तरदायी होता है जो ऊतक, उसको पेशीय ऊतक कहेंगे। इसकी कोशिकाएं लंबी होंगी, तो इन लंबी कोशिकाओं को हम पेशीय रेशे भी बोलते हैं। और इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसकी प्रकृति होती है सिकुड़ने की। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि पेशीय ऊतक में 2 प्रकार से, मैंने अभी आपको मांसपेशियां बताई थी ना, कि एक तो हो गई ऐच्छिक जो कि हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है, जिनकी गति करने, और एक हो गई अनैच्छिक, यदि हमारी इच्छा है या नहीं है फिर भी वो मसल्स होंगी, वो जो पेशियां होंगी वो काम करेंगी, उनकी मूवमेंट होगी। तो वो कौन कौन सी होती है, वो कहाँ कहाँ होती है, उनको हम समझते हैं। नंबर 1, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐच्छिक पेशी, या फिर इसे हम कहते हैं वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी मसल। तो ये क्या होंगी? हमारी इच्छा से ही गति करती है। जबकि दूसरी अनैच्छिक इसको हम कहेंगे इनवॉलंटरी मसल्स। तो ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होती। पर निर्भर नहीं करती है इनकी गति। ठीक है, इसके बाद जो ऐच्छिक पेशियों में, वॉलंटरी मसल्स में जो मसल्स मैंने आपको बताई थी वो हो गई हमारे हाथ, पैर आदि में जो मसल्स हैं ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करती हैं। जबकि जो हमारा हृदय है, हृदय की जो मसल्स हैं ये अनैच्छिक हैं, अनैच्छिक पेशियां, ये कि हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको ऐच्छिक एवं अनैच्छिक के बारे में ध्यान रखनी है। ये जो ऐच्छिक मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स हैं या ऐच्छिक पेशियां हैं, ये हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। तो हम इन्हें कंकाल पेशियां
और स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। कौन सी मसल्स? जो कि ऐच्छिक मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स हैं, ये हमारे हड्डियों से जुड़ी होती हैं। तो हड्डियों से जुड़ी होने के कारण हम इन्हें कंकाल पेशियाँ भी कहते हैं। तो ये थी ऐच्छिक और अनैच्छिक ऊतक, पेशियाँ ऊतक के दो भाग, ऐच्छिक पेशियाँ और अनैच्छिक पेशियाँ। इसमें आपको अनैच्छिक में एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हार्ट में जो प्रेजेंट होती है मसल, उनको हम हृदय या फिर कार्डियक पेशियाँ कौन सी होगी? जो हमारे हृदय की पेशियाँ होंगी उनको हम कार्डियक पेशियाँ भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के ऊतक जंतु ऊतक में है। इसके बाद एक लास्ट प्रकार का ऊतक आता है जो कि है तंत्रिका ऊतक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तंत्रिका ऊतक हमारे मस्तिष्क, मेरुरज्जा और तंत्रिका तंत्र पूरा इसी से मिलकर बना होता है। अभी मैं आपको इसके बारे में जस्ट इन्फॉर्म कर देता हूँ। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पर तंत्रिका ऊतक को हम और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है? या इसे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। तो जो नर्वस टिश्यू होगा आपका, वो आपके मस्तिष्क, मेरुरज्जा और तंत्रिका तंत्र में, ये तंत्रिका ऊतक से मिलकर बने होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे शरीर में जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो इसके द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। और क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं और क्या क्या इसके कार्य होते हैं, इनको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा हम ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके एक्सरसाइज के, उनको भी कवर अप करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप आज का लेक्चर देखिए, इसे समझिएगा और इसे रिवाइज़ कीजिएगा। रिवाइज़ करने के लिए आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। उसके संबंधित जानकारी आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर भी आप इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे जितना पार्ट बचा हुआ है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।